स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें हम रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं मुख्तलिफ वर्टिब्रेट की क्लासेस में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें लिजर्ड्स आ जाती हैं और कुछ मछलियाँ अगर उनको स्पर्म नहीं मिलते तो वो पार्थिनोजेनेटिकली वो रिप्रोड्यूस करती हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास सबसे पहले पानी में स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता जूं एनिमल्स जो हैं पानी से खुश्की की तरफ जाते गए, उनमें भी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हो गई। सबसे पहले जो हम वर्टिब्रेट क्लास पढ़ेंगे वो हमारे पास फ़िशेज़ हैं, और फ़िशेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं, बिकॉज दे हैव हाई फिसेंडिटी, दे हैव हाई power to produce a lot of eggs. So they reproduce in aquatic environments, इनमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एग्स और स्पर्म्स पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और जो एग्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में योक होती है, और योक जो होती है वो फ़िश को डेवलप करने में हेल्प देती है। जब योक ख़त्म हो जाती है और वो थोड़ी छोटी सी फ़िश की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो फिर बाद में वो अपने फूड को ख़ुद तैयार कर देखता है, ढूंढता है छोटी मछली, और फिर वो खाना खाती है। मोस्टली इतने ज़्यादा एग्स बनने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर इनके एग्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ये ख़त्म इस तरह हो जाते हैं कि मोस्टली पहले तो बात यह है कि उनको समटाइम्स स्पर्म्स नहीं मिलते हैं पानी के, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सक्सेसिवली वो फर्टिलाइज़ नहीं होते, तो फिर वो एग्स ज़ाया हो जाते हैं। दूसरा ये है कि बहुत कम जो है एग्स फर्टिलाइज़ होने के बाद भी बचते हैं और वो मैच्योर होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारों को तो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, सकम हो जाते हैं। सकम का मतलब है कि वो टोटली दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कुछ जो होते हैं उनको सिल्टेशन की वजह से डेथ हो जाती है, यानी कि जो समंदर के पानी में सॉल्ट्स हैं, नमकियात है, पोल्यूशन है, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो उनके ऊपर शिकारी हमला करके उनको खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कामयाब करने के लिए जो है इनके अंदर ये डेवलपमेंट है कि इनके एग्स जो होते हैं एक तो बनते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, और इनका बहुत शॉर्ट ग्रोथ टाइम, मेजरेशन टाइम बहुत कम है, बड़ी शॉर्टली बड़ी तेज़ी से जो है एग्स वो डेवलप करते हैं और वो एडल्ट फिश में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि ख़तरा जो है इनके एग्स का जो है ख़त्म हो जाता है, और जो भी एग सर्वाइव कर जाएगा वो बड़ी तेज़ी से डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट रेप्टाइल्स में इन्होंने बताया है कि वो ज़मीन के ऊपर आपको पता है रहते हैं, और उनको प्रॉब्लम होता है कि उनके एग्स ड्राई ना हो जाए, डेसिकेट ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि अगर वो पास अपने एग्स पम्प्स को रिलीज़ करेंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके एग्स जो हैं खुद ज़मीन के ऊपर ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इसलिए इनके अंदर जो है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी मिलती है। और अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ये वो पहले वर्टिब्रेट्स थे जो कि पानी से ज़मीन पे आए, क्योंकि ये ज़मीन पे भी रहते हैं, ये पानी पे भी रहते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं रहते, इनको पानी में जाना पड़ता है। मोस्टली एम्फीबियंस रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में जाते हैं, और इनमें फर्टिलाइजेशन अभी भी एक्सटर्नल होती है। अब अगर हम फ्रॉग्स को ले लें तो फ्रॉग्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है कि जो मेल होता है वो फीमेल को ग्रैस्प कर लेता है, इसको एम्प्लक्सस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ये पहले भी। और फीमेल जो होती है वो अपनी बॉडी से एग्स को बाहर निकालती है, और जो मेल होता है वो एक स्पर्म्स वाला फ्लूइड जो है उन एग्स के ऊपर फेंकता है, जिससे फर्टिलाइजेशन उसी वक्त हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंटल पीरियड जो है एम्फीबियंस में वो लॉन्गर, इनके अंदर जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो फ़िशेस की निस्बत ज़्यादा है, और इनके एग्स के अंदर इतनी ज़्यादा योक नहीं होती। अगर जो इनका टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब एग्स में योक भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक डेवलप होना है, लेकिन इनके अंदर इतनी योक नहीं होती। इनके अंदर एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हम देखते हैं कि इनके अंदर दो पीरियड्स हैं डेवलपमेंट के, एक लार्वल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है और एक एडल्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। जो लार्वल स्टेज होती है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप करती है, और इसमें एनिमल जो होता है वो आपको पता है कि वो हर्बीवोर होता है। इसका जो लार्वा होता है वो हर्बीवोर होता है, और वो लार्वा जो है वो हमें पता है कि पानी में स्विमिंग करता है, जो भी उसको प्लैंकटन या प्लांट्स वगैरह मिलते हैं उसको खाता है, और उसके बाद फिर लार्वा जो होगा जब इतना खा चुका होगा कि काफ़ी हद तक उसकी डेवलपमेंट हो गई है, तो फिर बाद में उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, जिससे डेवलपमेंटल ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डेवलप करके एडल्ट की बॉडी फॉर्म एज्यूम कर लेता है। अब जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स ये वो पहला ग्रुप है जिन्होंने रिप्रोडक्शन करने के लिए खुश्की पर आना है। ठीक है, वैसे तो ये पानी में कभी कभार जाते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए खुश्की पे आते हैं, जबकि एम्फीबियंस रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर ख़ास बात ये है कि ये वो पहला ग्रुप है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुई थी।
इसकी वजह ये है कि रेप्टाइल्स के जो गेमीट्स होते हैं उनको हम लोग जो ज़मीन के ऊपर अगर हम रिलीज़ किया जाए तो वो ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए वो एक्सटर्नली बॉडी से निकाले नहीं जाते बल्कि उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि मेल अपने स्पर्म्स जो है वो फीमेल के अंदर रिलीज़ करता है। बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं और इनके एग्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर ले किए जाते हैं। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ओविविपेरस होते हैं, उनके एग्स उनकी बॉडी में बनते हैं लेकिन बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, मतलब एग्स नहीं बाहर ले होता। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इनके अंदर एक शेल एग होता है, इनके अंडे के ऊपर ख़ास किस्म का मजबूत सा शेल होता है और इसके अलावा इनके पास एग्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये ज़मीन पर रहने के लिए इनके अंदर इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं जो कि रेप्टाइल्स में हम देखते हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और इसकी ये जो है इस एग को प्रोटेक्ट करती हैं और इसकी वजह से ये डेसिकेट नहीं होता और जो ही एम्ब्रियो डेवलप करता है इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमारे पास ये जो एमनियन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस एम्ब्रियो को और इस एमनियन का जो कवरिंग है ये डायरेक्टली एम्ब्रियो के ऊपर है और इसके अंदर यहाँ पर ये एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और एमनियन जो होता है ये एमनियोटिक सैक बना रही होती है इस फ्लूइड के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके अलावा इसको चोट से बचाता है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोरियन और कोरियन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोरियन नज़र आ रहा है और कोरियन जो होता है ये पूरे एग जो है एग को कवर कर रहा है, ठीक है, और ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है जी एलेंटॉइस और एलेंटॉइस जो होता है ये वो सैक है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और इसके अलावा इसका जो यूरिन या वेस्ट मटेरियल होता है वो एलेंटॉइस में स्टोर होता है। और योग सैक जो होता है हमारे पास ये वो सैक है जिसके अंदर योग होती है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए चाहिए होते हैं। और जब एग की डेवलपमेंट हो जाती है तो जब उसमें से बेबी निकलता है तो वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कि वो ख़ुद से खा सकता है, पी सकता है और उसको थोड़ी बहुत पेरेंटल केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पेरेंटल केयर भी नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट जो है बर्ड्स, इनके अंदर ख़ास बात यह है कि इनके अंदर इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं जो कि रेप्टाइल्स के अंदर हमने देखी थी, वो अडेप्टेशंस इनमें भी हैं। कौन सी अडेप्टेशंस हैं, यानी कि इनके अंदर भी एग्स होते हैं, इनके अंदर भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इनके पास इनके पास जो है वाटरफाउल को अगर आप छोड़ दें तो बर्ड्स के पास पेनिस नहीं होता क्योंकि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं होती, ठीक है। सिर्फ वाटरफॉल के पास पेनिस होता है, ठीक है। मेल्स जो होते हैं वो सीमन को फीमेल के क्लोइका के ऊपर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। क्लोइका जो होता है इनकी कॉमन ओपनिंग होती है इनके डाइजेस्टिव वेस्ट की और इनके रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी क्लोइका ही है, ठीक है। और फिर क्लोइका से स्पर्म्स जो होते हैं वो क्लोइका को पास करते हुए इसकी इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, फिर उसके एग्स तक चले जाते हैं, एग को फर्टिलाइज़ करते हैं, फर्टिलाइज़ हो जाते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर शेल जो होता है वो रिलीज़ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बर्ड्स जो होते हैं ये अंडे देते हैं, इनका एग शेल जो रेप्टाइल्स की निस्बत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड और थिक जो एग शेल होता है इसका ये फ़ायदा होता है कि ये एनिमल्स जो होते हैं ये अपने एग्स के ऊपर बैठ सकते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं, उनकी ब्रूडिंग करते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और जब बर्ड्स के एग्स हैच होते हैं तो वो अपने आप पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो अभी अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपको स्पैरो ये चिड़िया में नज़र आ रहा है कि ये इसको खाना खिला रही है अपने बच्चों को, क्योंकि इनके अंदर एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर होती है और फीडिंग होती है यंग वन की। इससे पहले जो हमने पढ़े एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पेरेंटल केयर नहीं थी जितनी बर्ड्स के अंदर हम देखते हैं। मैमल्स में हमारे पास इन्होंने बताया है कि हमारे पास जो सबसे पुराने मैमल्स हैं दे आर कॉल्ड मोनोट्रीम्स, ठीक है। जो मोनोट्रीम्स होते हैं ये वो मैमल्स होते हैं जो कि पाउच्ड मैमल्स होते हैं, पाउच नहीं होते, ये वो मैमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, दे आर कॉल्ड मोनोट्रीम्स, ठीक है। इसमें आ जाता है डक बिल्ड, प्लेटिपस, स्पाइनी एंड ईटर और इनको छोड़ के, मोनोट्रीम्स को छोड़ के बाकी तमाम मैमल्स जो होते हैं वो हमारे पास विविपेरस होते हैं कि वो एग्स नहीं ले करते, ठीक है। मैमल्स के अंदर विविपैरिटी जो है ये एक और एवोल्यूशनरी इसके अंदर अडेप्टेशन है, ठीक है। और ये इससे पहले हमने विविपैरिटी किसी में भी नहीं पढ़ा, किसी भी वर्टिब्रेट में नहीं पढ़ा। इसकी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक तो होते हैं मार्सुपियल्स,
पहली इसकी टाइप है मार्सुपियल्स की। मार्सुपियल्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास पाउच्ड मैमल्स, और इसमें आ जाते हैं हमारे पास कैंगरू। कैंगरू वगैरह के पास जो होते हैं मार्सुपियल्स होते हैं, इनके पास एक पाउच होता है और इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि मदर के बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कम होती है। एक इमेच्योर सा बच्चा पैदा होता है और फिर वो उनके पाउच में चला जाता है और अपनी बाकी की डेवलपमेंट पाउच में कंप्लीट करता है। जबकि दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो आ जाता है प्लेसेंटल मैमल्स का, और इसके अंदर जो बच्चा होता है वो मदर के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहता है और प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेता है। ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स जो है ये हमारे पास दूसरी करेक्टर है। एक हमने पहला करेक्टर इसमें पढ़ा था और वो था विवीपैरिटी, और सेकंड जो है मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, जिससे ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को नरिश करते हैं। और तब कुछ मेमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को एडल्टहुड तक, जब तक वो एडल्ट नहीं होते तब तक नरिश करते हैं, ताकि वो जब तक बड़े हो जाएं वो अपने मेट को तलाश करें और फेंड कर सकें, यानी कि लिए अपने आप को फेंड का मतलब है डिफेंड कर सकें प्रीडेटर से। ठीक है। लास्ट में उन्होंने ये बताया है कि मेमेलियन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो ट्रांसमिशन और एवोल्यूशन ऑफ कल्चर को कंट्रीब्यूट करता है। मेमेलियन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर यानी कि अपने बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों की हिफाजत करना, उनको नरिश करना, और इससे कल्चर इवॉल्व होता है, यानी कि वो नए स्किल सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, नया नॉलेज लेते हैं। ठीक है। और ये इसकी वजह से जो इंसान की स्पीशी है, ह्यूमन स्पीशी है, वो ज़्यादा कामयाब है और ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, वक्त के साथ साथ ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।